दूसरे ऑपरेशन सिंदूर की आहट, भारत के महाअभ्यास में पाकिस्तान ने की घुसपैठ की जुर्रत। सर क्रीक में बड़ा टकराव तय, पाकिस्तानी नौसेना ने जारी किया भारतीय क्षेत्र में नोटम। अरब सागर बनेगा समर भूमि, 20,000 भारतीय सैनिकों के त्रिशूल से कांप उठा ड्रैगन। भारत के डबल विक्रांत का जलवा, पाकिस्तान तुर्की चीन की तिकड़ी का घमंड होगा चकनाचूर। 1971 दोहराने की तैयारी, क्या इस बार भी दोस्त रूस आएगा या भारत अकेला ही काफी है? अरब सागर में भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा, चीन की गर्दन भारत के हाथ में फंसी। अरब सागर के तपते पानी में इस वक्त जो चिंगारी भड़की है वो किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही है। एक तरफ भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर इतिहास के सबसे बड़े युद्धाभ्यासों में से एक त्रिशूल को अंजाम दे रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा सैनिक, T-90 टैंक, राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान और INS विक्रमादित्य विक्रांत जैसे समुद्री बाहुबली गरज रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत की इसी गरज से बौखलाए पाकिस्तान ने एक ऐसी नापाक हरकत कर दी है जिसने दोनों देशों की नौसेनाओं को आमने सामने ला खड़ा किया है। पाकिस्तान ने भारत के नोटम, नोटिस टू एयरमैन वाले समुद्री इलाके में, जो कि विवादित सर क्रीक के बेहद करीब है, अपना खुद का नेवेरिया यानी नौसैनिक फायरिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधी सीधी घुसपैठ है। भारत के 135 किलोमीटर के समुद्री इलाके पर दावे की खुली चुनौती है। ये उस ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है जहां भारत ने दुश्मनों की तिकड़ी को धूल चटाई थी। तो क्या अरब सागर में एक बार फिर जंग का ऐलान हो चुका है? क्या पाकिस्तान भारत के त्रिशूल की धार को आजमाना चाहता है? अगर सर क्रीक के इस विवादित पानी में टकराव होता है तो पाकिस्तान की नेवी भारत के सामने कितने मिनट टिक पाएगी? क्या अपने आका चीन के दम पर उछल रहा पाकिस्तान भारत के विकराल रूप को भूल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी 1971 की तरह भारत का दोस्त रूस मदद के लिए आगे आएगा या 2025 का नया भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं जो सर क्रीक के दलदली पानी में छिपी है। ये सर क्रीक कोई मामूली जगह नहीं है। ये 96 किलोमीटर लंबी एक ऐसी समुद्री पट्टी है जो गुजरात के कच्छ को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है। लेकिन आजादी के 75 सालों बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि ये पट्टी असल में है किसकी। ये लड़ाई सिर्फ 96 किलोमीटर के दलदल की नहीं है, ये लड़ाई है अरबों खरबों डॉलर के खजाने की और भारत की सामरिक सुरक्षा की। पाकिस्तान की दलील क्या है? वो 1914 में तत्कालीन बॉम्बे सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रस्ताव और 1925 में बनाए गए एक नक्शे का हवाला देता है। इस नक्शे में एक ग्रीन लाइन यानी हरी रेखा खींची गई है जो इस पूरे 96 किलोमीटर के पानी को सिंध प्रांत का हिस्सा दिखाती है। पाकिस्तान आज भी उसी 100 साल पुराने औपनिवेशिक नक्शे को पकड़कर बैठा है और कहता है कि यह पूरा इलाका उसका है। लेकिन भारत का तर्क बिल्कुल साफ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित है। भारत कहता है कि ये एक ज्वारीय मुहाना है, यानी यहाँ समंदर का पानी नदी की तरह बहता है और जब भी दो देशों के बीच ऐसी कोई पानी की सीमा होती है तो वहां थालवेग सिद्धांत लागू होता है। ये थालवेग एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है घाटी का रास्ता। इस सिद्धांत के मुताबिक पानी के बहाव का जो सबसे गहरा रास्ता होता है यानी मिड चैनल, वही दोनों देशों के बीच की असली सीमा रेखा मानी जाती है। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को माना जाए तो सर क्रीक का आधा हिस्सा भारत का है और आधा पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान इस तर्क को मानने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो थालवेग सिद्धांत को मान लेता है तो उसे 96 किलोमीटर के दलदल का आधा हिस्सा ही नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि उसे इससे भी बड़ा नुकसान होगा। असल खेल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEE का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS के मुताबिक हर देश को अपने समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील लगभग 370 किलोमीटर तक के समुद्री इलाके में आर्थिक गतिविधियां करने का पूरा अधिकार होता है। अगर सर क्रीक पर भारत का दावा मजबूत होता है तो भारत की समुद्री सीमा अरब सागर में और 370 किलोमीटर आगे तक बढ़ जाएगी और ये वो इलाका है जो तेल और गैस के ब्लैक गोल्ड भंडारों से भरा पड़ा है। यहाँ मछली का अकूत भंडार है। पाकिस्तान इस खरबों डॉलर के खजाने को भारत के हाथ नहीं लगने देना चाहता। ये विवाद सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी है। ये वही इलाका है जहां 1965 की जंग की पहली गोलियां चली थीं।
ये वही इलाका है जहां 1999 में कारगिल जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जासूसी विमान अटलांटिक को इसी सर क्रीक के ऊपर मंडराते हुए मिसाइल से मार गिराया था। ये वही इलाका है जहां से 2008 के मुंबई हमलों के हमलावर भारतीय सीमा में घुसे थे। इसीलिए जब भारत ने अपने त्रिशूल अभ्यास के लिए इस इलाके के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नोटम जारी करके बंद किया, तो पाकिस्तान ने जानबूझकर ठीक उसी जगह उसी समय पर अपनी नौसेना को लाइव फायरिंग और मिसाइल ट्रायल के लिए नेवेरिया जारी कर दिया। ये भारत को सीधे तौर पर उकसाने वाली कार्रवाई है। ये एक चेतावनी है कि हम तुम्हारे अभ्यास को नहीं मानते। ये वही पाकिस्तान है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधी चेतावनी दी थी कि किसी भी गुस्ताखी का जवाब खतरनाक होगा। और अब लगता है पाकिस्तान उस खतरनाक जवाब को छकने के लिए बेताब हो रहा है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट इतनी क्यों बढ़ गई है। इसका जवाब है भारत का महाअभ्यास त्रिशूल। ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलने वाला एक ऐसा वॉर गेम है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। त्रिशूल भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और नभ का एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसे पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा पर भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस यानी युद्ध की तैयारी को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। आंकड़े सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस अभ्यास में 20,000 से ज्यादा सैनिक सीधे मैदान में हैं। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, ये एक पूरी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG की ताकत है। ये भारत की उस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का असली चेहरा है जिसका नाम लेने से ही पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छूट जाते हैं। इसका मतलब है जंग का ऐलान होते ही 72 घंटे के अंदर भारत की ये वॉर मशीन दुश्मन के इलाके में 50 से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा सकती है। जमीन पर कौन है? थल सेना के बाहुबली T-90S भीष्म और स्वदेशी अर्जुन टैंक रेगिस्तान की रेत को रौंद रहे हैं। इनके साथ हैं BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो टैंकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और दुश्मन के बंकरों को तबाह करते हैं। आसमान में कौन है? वायुसेना के सबसे घातक शिकारी। एक तरफ है राफेल जो अपनी स्कैल्प और मीटियोर मिसाइलों के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ है Su-30 AMK-I जिस पर तैनात है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ये वो गेम चेंजर है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। इनके साथ जगुआर डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो टैंकों के काल हैं और चिनूक हेवी लिफ्ट चॉपर्स जमीन पर मौजूद टुकड़ियों को कवर दे रहे हैं। और समंदर में कौन है? इन सब के साथ है अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना का वेस्टर्न फ्लीट जिसमें विध्वंसक युद्धपोत, फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां शामिल हैं। ये तीनों सेनाएं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का अभ्यास कर रही हैं, यानी जमीन पर टैंक, आसमान में राफेल और समंदर में डिस्ट्रॉयर सब एक दूसरे से रियल टाइम में जुड़े हुए हैं। जो राफेल का पायलट देख रहा है वही जानकारी टैंक कमांडर और शिप कैप्टन के पास भी है। ये एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह है जिसे भेदना दुश्मन के बस की बात नहीं। जब भारत अपनी सीमा में इतने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रहा हो तो जाहिर है रावलपिंडी और बीजिंग में बैठे आकाओं की नींद उड़ जाएगी। पाकिस्तान का 2 से 5 नवंबर तक का ये मिसाइल ट्रायल भारत के इसी त्रिशूल के जवाब में किया गया एक बचकाना शक्ति प्रदर्शन है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो भी तैयार है, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत ने जो नोटम जारी किया है वो हवाई अभ्यास के लिए है और पाकिस्तान ने जो नेवेरिया जारी किया है वो समुद्री फायरिंग के लिए है। तकनीकी रूप से दोनों अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन भूगोल के हिसाब से वो एक ही जगह पर हैं। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जहां एक छोटी सी गलती, एक मिसकैलकुलेशन या किसी एक कमांडर का गलत फैसला अरब सागर को आग के गोले में बदल सकता है। तो अब आते हैं उस असली सवाल पर जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। अगर पाकिस्तान की ये गुस्ताखी एक कदम आगे बढ़ जाती है और अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच सीधी भिड़ंत हो जाती है तो ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या होगा इस जंग का नतीजा? चलिए दोनों की ताकतों को जरा तराजू पर तौलते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की। पाकिस्तान की पूरी नौसेना का दारोमदार उसके चीनी आकाओं से मिली भीख पर टिका है। उनके बेड़े में सबसे खतरनाक हथियार हैं उनकी सबमरीन्स। पाकिस्तान को चीन से 8 हंगोर क्लास सबमरीन मिल रही है जो असल में चीन की टाइप 0398 की कॉपी है। इनमें से कुछ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP
सिस्टम लगा है जो इन्हें पानी के नीचे ज्यादा देर तक छिपकर रहने की ताकत देता है। ये भारत के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा सतह पर उनके पास हैं चीन से मिले 4 जुल्फिकार स क्लास फ्रिगेट और 4 नए तुगरेल क्लास फ्रिगेट जो चीन के टाइप 054AP हैं। इन जहाजों पर लगी है चीन की C-802 और अमेरिका की पुरानी हारपून एंटीशिप मिसाइलें और हैं बाबर क्रूज मिसाइल। बस यही है पाकिस्तान की कुल नौसैनिक ताकत। ये एक ऐसी नेवी है जो सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने के लिए बनी है। इसमें समंदर में दूर तक जाकर जंग लड़ने का दमखम ही नहीं है। अब जरा सुनिए, इस पाकिस्तानी पिद्दी के सामने भारत का समुद्री विराट स्वरूप कैसा है। भारत के पास एक नहीं बल्कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत मौजूद हैं। जब ये दोनों कैरियर बैटल ग्रुप्स CBG यानी अपने पूरे लाव लश्कर जिसमें विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी और फाइटर जेट्स होते हैं के साथ समंदर में उतरते हैं तो ये 2 तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन बन जाते हैं जो किसी भी देश की नौसेना को अकेले ही तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इन दोनों कैरियर्स पर तैनात हैं MiG-29K फाइटर जेट्स जो समंदर के ऊपर आसमान के बाहुबली हैं। अब बात करते हैं इन कैरियर्स के शील्ड यानी इनके रक्षकों की। ये हैं भारत के शिकारी यानी डिस्ट्रॉयर्स। कोलकाता क्लास और विशाखापत्तनम क्लास के ये विध्वंसक दुनिया के सबसे आधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस हैं। इन पर तैनात है ब्रह्मोस, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रफ्तार 3 मैक आवाज से 3 गुना तेज है। जब तक पाकिस्तानी रडार इसे पकड़ेंगे तब तक ये उनके जहाज को 2 टुकड़ों में चीर चुकी होगी। इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इन जहाजों की अपनी सुरक्षा के लिए है बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। ये दुश्मन की मिसाइलों को 70 किलोमीटर दूर ही हवा में भस्म कर देता है। इनके साथ हैं शिवालिक, तलवार और नए नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर हैं। और अब बात करते हैं समंदर के सबसे बड़े शिकारी की, सबमरीन्स। भारत के पास स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी जैसी साइलेंट किलर पनडुब्बियां हैं जिनमें AIP टेक्नोलॉजी लग रही है। ये पाकिस्तानी हांगोर का मुंहतोड़ जवाब है। और इन सबसे ऊपर है भारत का ब्रह्मास्त्र INS अरिहंत और INS अरिघात। ये भारत की अपनी परमाणु पनडुब्बी हैं जो परमाणु हथियारों से लैस के 15 और K4 मिसाइलों को लेकर महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक गारंटी है। पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है तो फैसला साफ है, ये कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं है। अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान की नौसेना भारत के वेस्टर्न नेवल कमांड के सामने शायद 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह को जलाकर राख कर दिया था। 2025 में तो शायद कराची को नक्शे पर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो भारत के सामने अकेले नहीं टिक सकते। इसीलिए वो हमेशा अपने 2 बड़े भाइयों की तरफ देखता है। एक है चीन और दूसरा है तुर्की। यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाई वोल्टेज टकराव का जिक्र आता है। मान लीजिए पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, भारत ने जवाब दिया और पाकिस्तान की मदद के लिए चीन और तुर्की भी इस जंग में कूद पड़े तो क्या होगा? क्या भारत इस 3 तरफा हमले के लिए तैयार है? चलिए इस तिकड़ी का भी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। सबसे पहले बात तुर्की की। आजकल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा साबित करने में तुले हैं। वो न्यू ऑटोमन साम्राज्य का सपना देख रहे हैं। वो कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो पाकिस्तान को बाबर क्लास के कॉर्वेट यानी छोटे जंगी जहाज बनाकर दे रहे हैं। ये सब सच है, लेकिन क्या तुर्की अपनी नौसेना को अरब सागर में भारत से लड़ने के लिए भेजेगा? इसका जवाब है कतई नहीं। तुर्की की नौसेना खुद अपने पड़ोसियों से घिरी है। वो भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के साथ उलझा पड़ा है। वो सीरिया और लीबिया के गृह युद्ध में फंसा है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। तुर्की के पास भारत के पड़ोस में कोई मिलिट्री बेस नहीं है, न ही उसकी नौसेना के पास ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है कि वो इतनी दूर आकर लड़ सके। वो पाकिस्तान को हथियार बेच सकता है, लेकिन भारत से सीधी जंग मोल लेने की उसकी औकात नहीं है। वो सिर्फ कूटनीतिक शोर मचाएगा जो भारत के लिए बेअसर है। अब आते हैं असली खिलाड़ी यानी चीन पर। चीन ही पाकिस्तान की असली ताकत है। जैसा हमने पहले ही बताया, पाकिस्तान के जहाज, सबमरीन, मिसाइलें सब कुछ चीनी है। अगर जंग होती है तो चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट से खुफिया जानकारी देगा
आर्थिक मदद देगा और संयुक्त राष्ट्र में उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या चीन अपनी नौसेना को अरब सागर में भारत से लड़ने भेजेगा? इसकी संभावना बहुत कम है। चीन जानता है कि अरब सागर भारत का होम ग्राउंड है। यहाँ भारतीय नौसेना को हराना नामुमकिन है। भारत का वेस्टर्न नेवल कमांड और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बने एयरबेस किसी भी चीनी जहाज को अरब सागर में घुसने से पहले ही डुबो सकते हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाया है, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, रणनीति का हिस्सा मानता है। उसका दूसरा नेवल बेस अफ्रीका के जिबूती में है, लेकिन ये बेस अभी इतने मजबूत नहीं है कि वो भारत से सीधी नौसैनिक जंग लड़ सकें। चीन पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि भारत का ध्यान बंटा रहे और वो अपनी असली दुश्मनी हिमालय में निभाता रहे। चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसी समुद्री जंग में फंसे जहां भारत का पलड़ा भारी हो, और भारत अब क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के गठबंधन का हिस्सा है। अगर चीन इस जंग में सीधे तौर पर कूदता है तो ये एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक ग्लोबल वॉर का रूप ले लेगा, और चीन इस वक्त ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए चीन तुर्की पाकिस्तान की ये तिकड़ी कागजों पर जितनी डरावनी लगती है, हकीकत में उतनी ही खोखली है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल में एक और किरदार है जिसकी चर्चा जरूरी है। वो है भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस। 1971 की जंग को कोई भारतीय नहीं भूल सकता। वो इतिहास का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, तो पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट, 7th फ्लीट, बंगाल की खाड़ी में भेज दी थी। इस बेड़े की अगुवाई कर रहा था दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज, जो परमाणु हथियारों से लैस था। अमेरिका की ये सीधी धमकी थी कि भारत पीछे हट जाए। उस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ सिर्फ एक देश खड़ा था, सोवियत संघ, रूस। भारत और सोवियत संघ के बीच इंडो सोवियत मैत्री संधि हो चुकी थी। जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, रूस के तत्कालीन नेता लियोनिद ब्रेजनेव ने अपनी नौसेना को हुक्म दिया। एडमिरल व्लादिमीर क्रुगल्याकोव की कमान में सोवियत प्रशांत बेड़े के परमाणु पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक पूरे बेड़े ने हिंद महासागर में घुसकर अमेरिकी बेड़े का रास्ता रोक लिया। सोवियत सबमरीन्स पानी के नीचे से अमेरिकी कैरियर को टारगेट करके बैठ गईं। ये एक सीधी चेतावनी थी, अगर भारत पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और भारत ने 1971 की जंग जीतकर इतिहास रच दिया। तो सवाल उठता है कि क्या 2025 में अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या रूस भारत के लिए फिर से वैसा ही स्टैंड लेगा? देखिए, 2025 की दुनिया 1971 से बहुत अलग है। आज का रूस सोवियत संघ नहीं है। वो S-400, ब्रह्मोस और सुखोई जैसे हथियार हमें आज भी देता है। हमारी दोस्ती आज भी मजबूत है। लेकिन आज का रूस चीन का नो लिमिट्स पार्टनर भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अपनी अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। इसलिए अगर भारत पाकिस्तान का झगड़ा होता है तो रूस संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देगा, उसे कूटनीतिक कवर देगा, उसे हथियार देना जारी रखेगा। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि वो 1971 की तरह अपनी नौसेना को चीन के खिलाफ, अगर चीन जंग में कूदता है, भारत के लिए लड़ने भेज देगा। और सच कहा जाए तो 2025 के नए भारत को इसकी जरूरत भी नहीं है। 1971 में हम अपनी हिफाजत के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत खुद आत्मनिर्भर है। आज भारत की नौसेना हिंद महासागर की शेरिफ है। आज भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी वो इस इलाके में दूसरों को सुरक्षा देता है। आज भारत को किसी बड़े भाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अब खुद एक महाशक्ति बनने की राह पर है। ये नया भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ने का दम रखता है और अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र पर जो भारत के पास अरब सागर में मौजूद है और जिसकी वजह से चीन की रात की नींद उड़ी रहती है। ये ब्रह्मास्त्र है आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वॉरफेयर। सवाल यह था कि क्या भारत चीन के व्यापार को रोक सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और वो भी बहुत आसानी से। जरा दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए। चीन जो दुनिया की फैक्ट्री बना बैठा है, वो अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है? खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट पर। चीन का 60% से ज्यादा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट से आता है। ये तेल टैंकरों में भरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है और फिर अरब सागर से होते हुए मलक्का स्ट्रेट के रास्ते चीन पहुंचता है।
इसी तरह चीन जो खरबों डॉलर का सामान बनाकर यूरोप को बेचता है, वो भी सुएज कैनाल से होकर अरब सागर के रास्ते ही गुजरता है। यानी अरब सागर चीन की लाइफलाइन है, उसकी जुगुलर वेन है, जिससे उसका पूरा देश सांस लेता है। और इस लाइफलाइन की गर्दन भारत की पश्चिमी नौसेना कमान और अंडमान निकोबार में बैठी ट्राई सर्विस कमांड के हाथ में है। अगर जंग छिड़ती है तो भारत को सिर्फ एक काम करना है, अरब सागर में नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी कर देनी है। इसका मतलब है भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और P-8I पोसाइडन जो सबमरीन हंटर विमान हैं, मिलकर इस पूरे इलाके को सील कर देंगे। वो पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह पर जाने वाला एक भी जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे। ये पाकिस्तान को हफ्तों के अंदर घुटनों पर ला देगा, क्योंकि उसका सारा व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन असली चोट चीन को लगेगी। जैसे ही भारत चीन के कमर्शियल जहाजों को रोकेगा या उनकी तलाशी शुरू करेगा, चीन का खरबों डॉलर का यूरोप और मिडिल ईस्ट का व्यापार एक झटके में रुक जाएगा। उसके कारखाने बंद हो जाएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था बैठने लगेगी। अब आप समझ गए होंगे कि चीन ने CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट बनाने पर अरबों डॉलर क्यों फूंके। उसका असली मकसद ही यही था कि वो भारत के मलक्का चौक पॉइंट को बाईपास कर सके। वो सोच रहा था कि वो अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह पर तेल उतारेगा और जमीन के रास्ते CPC से सीधा चीन पहुंचा देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि ग्वादर भी अरब सागर में ही है और वो भी भारत की ब्रह्मोस की जद से बाहर नहीं है। एक नेवल ब्लॉकेड चीन के CPEC और ग्वादर दोनों के सपनों को एक झटके में दफन कर देगा। ये है भारत की असली ताकत। भारत चाहे तो चीन की इस आर्थिक दुखती रग को कभी भी दबा सकता है। इसीलिए चीन कभी भी भारत से सीधी समुद्री जंग नहीं चाहेगा। पाकिस्तान तो बस एक मोहरा है। असली खेल तो भारत और चीन के बीच इस समुद्री चेस बोर्ड पर खेला जा रहा है और इस खेल में भारत चेकमेट की पोजीशन पर बैठा है। तो दोस्तों, अरब सागर में ये जो नोटम और नावरिया का ओवरलैप हुआ है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये 2025 के नए ग्रेट गेम की एक झलक है। ये पाकिस्तान की तरफ से भारत के त्रिशूल की ताकत को आजमाने की एक भद्दी कोशिश थी, जिसका भारत ने अपने संयम और अपनी तैयारी से जवाब दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि ये नया भारत है, ये उकसावे में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने लक्ष्मण रेखा पार करने की जुर्रत की तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। त्रिशूल अभ्यास ने यह साबित कर दिया है कि भारत न सिर्फ टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, बल्कि वो अपने दुश्मनों को उनकी ही बिसात पर मात देने का हौसला भी रखता है। ये हिंद महासागर की तकदीर है, जिसे अब नई दिल्ली से लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की इस हरकत का भारत को कोई और कड़ा जवाब देना चाहिए था? और क्या भारत को चीन के आर्थिक रास्ते को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।